नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि शाम के 6 बज चुके हैं और शाम के 6 बजे के लिए हमारे द्वारा एक नया सेशन लेके आया गया है, जो कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम का यहाँ पर पीवाईक्यूज कराए जाएंगे, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जिसमें मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ। पहले कल ही मैंने आपको बता दिया था कि हम लोग ग्रुप डी के बैच के लिए, यानी जो हमारा ग्रुप डी का बैच आने वाला है, उस बैच के लिए भी हम बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी तो हम केवल इसकी बात कर रहे हैं कि ग्रुप डी के लिए हम यहाँ पर पीवाईक्यूज करा रहे हैं। इन पीवाईक्यूज में आपको मैं शिफ्ट वाइज लेके चल रहा हूँ, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 17 अगस्त 2022 शिफ्ट सेकंड। इसका मतलब क्या है कि ये 17 अगस्त 2022 को जो एग्जाम हुआ था उसकी एक शिफ्ट फर्स्ट थी, इसके बाद शिफ्ट सेकंड और इसके बाद शिफ्ट थर्ड। तीन शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको कल करा दिए थे। आज जो मैं करा रहा हूं वो आपकी सेकंड शिफ्ट की बात हो रही है, यानी 17 अगस्त 2022 की सेकंड शिफ्ट के साइंस के क्वेश्चंस का पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसी क्लास के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ में यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पे आपको रोजाना क्लासेस मिल रही होंगी, जिसमें मैं आपको एक क्लास करा चुका हूं, जीके की भी एक क्लास हो चुकी है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो, पसंद आ रहा हो, तो हम आपको ये क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। पुलिस बाला देव भाई नमस्कार। और पुलिस बाला देव, दौड़ तो हो गई होगी, पार्टी तो बनती है फिर तो। सोम राजपूत राधे राधे भाई। तो चलिए, आपको पता है कि साइंस का जो सेशन है ये आपका शाम को 6 बजे आता है। इससे पहले 5 बजे जो क्लास रहेगी वो 5 बजे आपकी जीएस की क्लास होगी, और जीएस की क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं ललित सर, जिसमें आपको ललित सर के द्वारा क्लासेस दी जाएंगी। बहुत ही अच्छा भाई। अगर ऐसा रहता है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके अलावा आप पार्टी वार्टी तो बनती है, कब होगी? हाँ, रनिंग तो होगी होगी, मुझे पता है। रनिंग का यहाँ पे मैं बता भी रहा था, तो रनिंग तो होगी होगी, लेकिन अब क्या चल रहा है आगे बाकी का आप इसको समझ लो कि मैथ्स की क्लासेस जो हैं, तो मैथ्स की क्लासेस यादविन सर के द्वारा शाम को 8 बजे ली जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि हमारे द्वारा ग्रुप डी का जो आपका यहाँ पे पीवाईक्यूज की सीरीज लाई गई है, इस पीवाईक्यूज की सीरीज के लिए हम आपको रोजाना क्लासेस दे रहे हैं। अच्छा, मतलब यूपीएसआई को देखोगे, बहुत अच्छा भाई। चलो, ये तो पास हो गया, यूपीएसआई भी होगा फिर। अब बात करते हैं आपका आज का पहला क्वेश्चन, यानी 17 अगस्त 2022 की शिफ्ट सेकंड में आने वाला इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन कहता है कि एक गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी के पदों में कितने के बराबर होगी। यहां पर बात हो रही है गोली दर्पण की, तो आप सभी जानते होंगे गोली दर्पण क्या होता है। जब हम गोली दर्पण की बात करते हैं तो मान लीजिए ये एक कोई गोली दर्पण है, जैसे मान लीजिए मैंने अवतल दर्पण की बात करी, ठीक है। अवतल दर्पण में मैं अगर बोलूं कि एक तरफ तो इसकी पॉलिश होती है, जो उभार होता है उस जगह पे क्या होती है, पॉलिश होती है, और दूसरी तरफ में क्या होता है, इंसिडेंट रे यानी प्रकाश किरण यहां पर आपतित होती हैं, ठीक है। अब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि गोली दर्पण के ध्रुव ध्रुव कहां होगा, ये जहां पर आपका ये वाला पार्ट होगा, या फिर मैं कह सकता हूं कि गोली दर्पण का जो बीच वाला पार्ट होगा उसको वहां पे होगा आपका पोल। वक्रता केंद्र की बात करेंगे तो वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र का मतलब यहां पे मैं सी लेता हूं, लेकिन ये होता क्या है, ये एक तरीके की रेडियस ही होती है। ये खोखला गोला है, खोखले गोले को मैंने काट लिया है, बस इतना समझ लो कि खोखले गोले को चाप के आकार का मैंने काट दिया। काटने पर मुझे ये मिला, लेकिन जो सी है ना, अगर मैं यहां से इसको इस तरीके से पूरा घुमा दूं तो ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा। तो यहां पर ये सी क्या है, इसका रेडियस भी कहलाती है, जिसे हम वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। फोकस दूरी की बात करूं तो फोकस दूरी वक्रता केंद्र यानी पोल और वक्रता केंद्र के बीच में होता है, जस्ट बीच में। और अगर जस्ट बीच में है तो यहां पे आपको समझ जाना चाहिए कि ये इसकी आधी होगी। किसकी आधी होगी, रेडियस, क्योंकि सी क्या है, सी हमारी उस वृत्त की रेडियस है। और अगर सी हमारे वृत्त की रेडियस है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ हो जाएगी r/2। क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ होगी r/2 या फिर c/2। सी क्या है, वक्रता केंद्र की आधी। तो यहां पर मुझे क्या निकालना है, इसकी फोकस दूरी को किसके पदों के बराबर करना है। तो फोकस दूरी जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी रेडियस की दुगनी। तो क्या हो जाएगी,
फोकस दूरी रेडियस की दुगनी होगी, और इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 2f। ठीक है, तो फोकस दूरी कितनी हो गई, रेडियस की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका रेलवे की ग्रुप डी में आया हुआ था, 17 अगस्त 2022 की शिफ्ट चल रही है, इसकी सेकंड शिफ्ट में आया हुआ था। कहता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उस तरीके से होता है 1s2 2s2 2p6, इस तरीके से हम लेके चलते हैं, और यहाँ पे कोशों की संख्या बताते हैं कि एक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो हम इलेक्ट्रॉन भरने के टाइम पे देखेंगे। तो जब कार्बन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए मुझे एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। कभी भी किसी भी चीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मुझे निकालना है तो मुझे एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर मुझे मालूम होना चाहिए। तो बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो याद रखना कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 6। कितना होता है, 6 होता है। अब ये एटॉमिक नंबर बताता क्या है भाई, एटॉमिक नंबर होने का मतलब क्या है, तो ये बताता है किसको, ये प्रोटॉन की संख्या को बताता है कि आपके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी है। तो प्रोटॉन की संख्या हमारे नाभिक में कितनी है, 6 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, यानी हमें कार्बन का एटॉमिक नंबर पता चल गया। कार्बन के एटॉमिक नंबर ने बताया कि प्रोटॉन की संख्या आपके पास में कितनी है, 6 है, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये भी याद रखना कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो वो ही होगी जितनी प्रोटॉन की संख्या है। इतनी समझ में आ गया। अब मैं इसको भरता हूं, तो मान लीजिए ये है आपका नाभिक O का, और ये आपकी कक्षाएं हैं। ठीक है, तो आपसे अगर मैं ये बात करूं कि आपको पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं, तो याद रखना हमेशा पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो आपकी 2 होगी। तो पहली अगर कक्षा की बात करें तो पहला कोश जो होगा, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर आपसे पूछी जाती है तो कितनी होगी, 2 होगी। अब बात करते हैं दूसरी कक्षा की, तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, हमसे ये पूछा जा रहा है, तो बताइए कितनी होगी। दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है, अधिकतम 8 हो सकती है, इसके ज्यादा नहीं होगी, इससे कम जरूर हो सकती है। तो मैंने बोला कि 8 अगर इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएं तो ये कोश जो है वो पूरा हो जाए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मेरे पास में टोटली 6, तो 8 के तो भरने का कोई चांस नहीं है, और 6 में से मैंने 2 तो भर ही दिए हैं, तो मेरे पास टोटल कितना बचा भाई, 2 इसमें भर दिए, तो मेरे पास अब बचा कितना है, 4 बचा है, तभी तो 6 होगा, 4 और 2 6। अब आप बताओ मेरे पास कोश की संख्या हमसे पूछा गया है, हमने जो भरे हैं कोश उनकी संख्या कितनी है, तो मैंने कितने कोश भरे, तो कोश तो मैंने भाई, कक्षाएं तो मेरे पास में 2 ही थी, पहली कक्षा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरी कक्षा जिसमें मैंने 4 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। ठीक है, तो 2 ही कोश तो यूज हुए हैं। तो जब यहां पर 2 कोश हुए हैं, यही मुझसे पूछा गया कि मेरे पास में कोशों की संख्या कितनी होगी, तो 2 होगी। ठीक है, समझ में आया। क्या करना है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए मेरे पास में कार्बन का एटॉमिक नंबर होना चाहिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर होना चाहिए। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वो 6 होता है, और अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉनों की संख्या को बताता है, तो यहां पर प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी भाई, 6 हो गई। ठीक है, अब मुझे यहां पर क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों को भरना है। तो पहले कोश में अधिकतम संख्या 2 ही हो सकती है, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले कोश में तो 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए, दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, तो मैं 8 से ज्यादा नहीं भर सकता, लेकिन मेरे पास में टोटल ही 6 थे, तो जब टोटल 6 थे तो इसमें मेरे पास में 2 तो मैंने पहले ही भर दिए, अब बचा कितना, 4 बचा। तो दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 हो गए। मान लीजिए हमारे पास में इलेक्ट्रॉन और होते, कितने होते,
8 ये 2 ये 10 यानी 11 इलेक्ट्रॉन होते, तब हमारे पास में इलेक्ट्रॉन यानी कोशों की संख्या 3 हो जाती। लेकिन हमारे पास में इलेक्ट्रॉन 6 ही थे, तो एक में 2 भर दिए, एक में 4 भर दिए, तो इस वजह से कोशों की संख्या कितनी हुई? 2 हुई। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अगली रिएक्शन पर, यानी अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, कोई भी अभिक्रिया, किसी भी रिएक्शन की बात कर रहे हैं जो अविलेय अपक्षेप यानी इनसॉल्युबल की बात हो रही है, तो अवलेय अपक्षेप उत्पन्न करती है, उसे कहा जा सकता है, उसे क्या कहा जा सकता है ये पूछा जा रहा है। तो बताओ क्या कहा जाएगा? यानी कोई भी ऐसी अभिक्रिया जो अवलेय अपक्षेप उत्पन्न करती है, तो दिमाग में अब यह आ रहा होगा, अवलेय का मतलब जो घुलनशील ना हो, अपक्षेप क्या है? गुरुजी फाउंडेशन बैच किस टाइम चलता है? तो बेटा सिद्धि सिंह, फाउंडेशन बैच अभी चल नहीं रहा, फाउंडेशन बैच आपका हम लेकर आ रहे हैं। अब वो मैं आपको 1-2 दिन में बता दूंगा कि हम फाउंडेशन बैच कब लेके आने वाले हैं। ठीक है, बाकी का आपका अभी जो है वो ग्रुप डी की हमने यहाँ पर क्लासेस जो निकाली हैं, वो क्लासेस जो आपकी हैं वो केवल आपके प्रैक्टिस सेट हैं। अब प्रैक्टिस सेट भी नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए कराते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जा सकते हैं, इसका कैसा सिलेबस है, किस सिलेबस से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से। बाकी का फाउंडेशन बैच जो है वो आएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा, हम लोग लेकर आने वाले हैं, जल्द ही लेके आने वाले हैं, ये कंफर्म है। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। अब आ जाते हैं यहां पर, हम बात करेंगे अवक्षेप की। अवक्षेप होता क्या है भाई? अब मुझसे यहां पे पूछा जा रहा है अवक्षेप क्या होता है। तो मान लो पहले जो स्टार्ट हुआ था भाई उसका तो वो तो भर गया, जो पहले स्टार्ट हुआ था वो तो भर गया। हम ज्यादा बच्चे लेते नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि भाई हम उसमें 10,000 5,000 6,000 बच्चे पढ़ाएं, हमारी एक इतनी सीटें रहती हैं, उन सीट के हिसाब से चलते हैं, इतनी सीटों से ज्यादा हम लेंगे नहीं, उसके लिए फिर दूसरा लॉन्च कर देंगे, ये रहता है। ठीक है, अब अवक्षेप की बात करेंगे। रिएक्शन में हमेशा दो चीज बनती है, अवक्षेप वाली रिएक्शन होगी इसमें ना दो चीज बनेगी, एक बनेगी कोई भी चीज सॉलिड रूप में और एक बनेगी कोई भी चीज लिक्विड रूप में। अब सॉलिड जो होगा उसका होता क्या है, मान लो वो अवलेय है, यहाँ पे वो रखा है, घुलनशील है, घुलनशील नहीं है, और घुलनशील नहीं है तो वो कहाँ बैठ जाएगा भाई, वो यहाँ पर नीचे की तरफ में बैठ जाएगा। जो नीचे बैठ गया है ना, जो नीचे जमा हो गया है, इसी को कहा जाता है अवक्षेप। इसी को क्या कहा गया है? अवक्षेप। और जो रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा? इस रिएक्शन को कहा जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहा जाएगा? अवक्षेपण अभिक्रिया। अब बताइए, अवक्षेपण अभिक्रिया का अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाए, ये तो मैंने बता दिया कि होता है ये है, अगर मुझसे एग्जाम्पल बाई चांस एग्जाम्पल पूछ ले तब क्या करेंगे? तो याद रखना कि हमने लिए लिक्विड में सोडियम सल्फेट ले लिया, क्या ले लिया? Na2SO4। ये क्या होता है? ये होता है सोडियम सल्फेट। अब इसके साथ में मैंने लिया लिक्विड फॉर्म में BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड ले लिया। ठीक है, दोनों ही लिक्विड फॉर्म में। मैंने बताया एक सॉलिड बन जाता है और एक लिक्विड बन जाता है, दोनों लिक्विड लिए थे, लेकिन यहां पे क्या होगा? यहां बन जाएगा BaSO4। ठीक है, क्या बना? BaSO4 जिसे बेरियम सल्फेट के नाम से जानते हैं, और बना 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बना। अब मैं आपसे बोलूं कि जो BaSO4 बना है ना, ये सॉलिड फॉर्म में बनता है। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में, और दूसरा लिक्विड फॉर्म में। और इसी वजह से ये सॉलिड फॉर्म लिक्विड फॉर्म में घुलनशील नहीं है। इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, और यही हमसे पूछा गया है कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, और इस रिएक्शन का नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया। इसे नोट करना चाहो आप नोट कर सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन है, इसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, और ये समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, बाकी अगर नहीं आया तो आप दोबारा देख सकते हैं वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, कोई प्रतिरोध दे रखा है, किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास में कोई वायर होगा, प्रतिरोध होगा कहां पर? वायर में। तो वायर का रेजिस्टेंस होगा, हर वायर का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी हमारे पास में वायर होते हैं, मान लीजिए मैंने कोई ये वायर लिया,
इस वायर का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, ठीक। और अगर रेजिस्टेंस है और इसके अलावा इस वायर की क्या होगी, लंबाई भी होगी, और लंबाई भी है, ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूं कि इस जगह पर ये जो आपको दिख रहा है यहां पर इसके पास में कोई ना कोई एरिया भी होगा, ठीक है। इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, यानी रजिस्टिविटी क्या होगी, तो प्रतिरोधकता की अगर मैं बात करूं तो प्रतिरोधकता हो जाएगी आपकी रो, क्योंकि हमें इतना तो पता है। इसका फॉर्मूला होता है, यानी प्रतिरोध जो होगा वो होता है रो एल अपॉन ए, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये तो मैंने एक पूरे वायर की बात कर ली, यहां पे जो चीज मैंने बताई है ना ये पूरे वायर की है। मुझसे बोला गया है कि अब मैं वायर को दो बराबर भागों में काट दूं, ठीक है। अब मैंने मान लिया इसको दो बराबर भागों में काट लिया, इस वायर को, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, दो भाग में हो गया। तो यहां पर क्या एरिया चेंज हो जाएगा भाई, इसका तो एरिया चेंज नहीं होगा, ना ही इसका एरिया चेंज होगा। यहां पे जो चेंज होगी वो लंबाई चेंज होगी, क्योंकि हमने इसकी आधी कर दी है, और आधी करने पर इसकी कोई लंबाई जो है वो आधी हो गई, दो भागों में काट दिया। क्या इसकी प्रतिरोधकता चेंज होगी, क्या इसकी रजिस्टिविटी चेंज होगी? तो याद रखना भाई, हमने केवल वायर काटा है, वायर अगर काटा है तो क्या भाई इसका पदार्थ चेंज हो गया? जो वायर तांबे का था वो तांबे का ही रहने वाला है, जो चांदी का वो चांदी का रहने वाला है, या मान लीजिए किसी और चीज का है, कॉपर का, तो वो उसी का वायर रहने वाला है। तो प्रतिरोधकता भी वही रहेगी और इसका एरिया भी वही रहेगा। क्या चेंज हुआ है? केवल लंबाई चेंज हुई है। तो यहां पर मैं R इक्वल टू रो एल बाई टू अपॉन ए कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि L की जगह पे L बाई टू हो गया है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, R बराबर बन जाएगा रो एल बाई टू ए। तो अब यहां से आप एक बात बताइए, क्या फर्क पड़ा है इस इक्वेशन पर? ये आपके रजिस्टिविटी जो थी या रेजिस्टेंस जो था वो आधा हो गया भाई। अगर मैं वायर को दो बराबर भागों में काट दूंगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही होगा, ठीक है। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। ये बात समझ में आई? मैंने क्या किया है, एक वायर लिया था, वायर की लंबाई थी कुछ, तो वो लंबाई मेरे पास में लिखी हुई है। अब यहां पर इसका जो है अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, वो ए है, ठीक है। यहां पर इसकी कोई ना कोई रजिस्टिविटी होगी, हर वायर की अपनी रजिस्टिविटी होती है। तो प्रतिरोधकता मैंने रो मान लिया, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रो एल अपॉन ए होगा, ठीक है। ये हमारे पास में फॉर्मूला हो गया। मुझसे बोला गया है कि अगर मैं इसकी प्रतिरोध को काट दूं या फिर मैं इस वायर को दो बराबर भागों में काट दूं, तो मैंने क्या किया, दो बराबर भाग में काट दिया। एक वायर को लिया तो एक वायर में जो चेंज हुआ था केवल लंबाई चेंज हुई थी, बाकी का कुछ भी उसमें चेंज नहीं हुआ। प्रतिरोधकता सेम रहेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी इसलिए चेंज नहीं हुई कि पदार्थ ए जो जिस पदार्थ का वायर था वो अभी भी उसी पदार्थ का बना हुआ है। तो इस वजह से इसका क्या किया, लंबाई में चेंज कर लिया। लंबाई में चेंज करने पर मैंने देखा कि इसको आधा करने पर क्या हो रहा है, इसका आधा करने पर रेजिस्टेंस भी आधा हो रहा है। लंबाई को आधा करने पर रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? यहां पे हमें बताया गया है कि हमारे पास में फास्फोरस, नियोन, ऑर्गन और सल्फर हैं। इनमें आणविक रूप में यानी परमाणुओं की संख्या पूछी जा रही है, ठीक है। अब मैं आपसे अगर बोलूं कि हमारे पास में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कभी अकेले ही मिलेगी? नहीं, ऑक्सीजन के पास में दो परमाणु होंगे, तो हमेशा वो O2 के फॉर्म में मिलेगी। क्या मिलेगी? O2 के फॉर्म में मिलेगी। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन कभी अकेला मिलेगा? नहीं, हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में मिलेगी, यानी दो मॉलिक्यूल रहेंगे। इसके साथ में दो हाइड्रोजन के दो एटम होंगे, तो दो एटम के साथ में हाइड्रोजन मिलेगा, दो एटम के साथ में ऑक्सीजन मिलेगा, और इसे हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं डाई एटम। क्या कहते हैं? डाई एटम कहते हैं। और वहीं पर मेरे पास में फास्फोरस की बात की जाए, ठीक है, फास्फोरस की बात की जाए तो फास्फोरस कैसा होता है, ये टेट्रा होता है, टेट्रा एटॉमिक। क्यों है? टेट्रा का मतलब होता है कि कभी भी फास्फोरस अकेला नहीं मिलेगा, हमेशा चार के फॉर्म में मिलेगा, यानी P4 बनेगा, ठीक है। नियोन और ऑर्गन की बात करूं
तो ये हमेशा कैसे मिलेंगे, अकेले मिलेंगे, इसलिए ये कैसे हैं, ये मोनो एटम हैं। ठीक है, ये कैसे हैं, ये मोनो एटम हैं या मोनो एटॉमिक हैं। और अगर बच्चा मेरे पास में सल्फर, तो सल्फर की मैं बात करूंगा तो सल्फर यहां पर पॉली एटोमेटिक है। क्या है, पॉली एटॉमिक। और पॉली एटॉमिक का मतलब है कि ये 4 से ज्यादा होगा। टेट्रा का मतलब 4 है, तो पॉली एटॉमिक का मतलब क्या है, 4 से ज्यादा। तो सल्फर हमें किस फॉर्म में मिलता है, S8 के फॉर्म में मिलता है। इस वजह से सबसे ज्यादा परमाणु किसके पास होंगे, वो सल्फर के पास होंगे। यहां पर यही बात पूछी गई थी, तो आंसर भी मैंने क्या बता दिया, इसका ये आंसर आपको बता दिया। तो याद रखना कि हमसे किसी भी तत्व को परमाणुओं की संख्या पूछी जाती है तो वो होती है कि अगर हाइड्रोजन अकेला मिलेगा तो वो मोनो एटॉमिक है। लेकिन हाइड्रोजन कभी अकेला मिलता ही नहीं है, हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन का एक और अणु होगा तब जाकर वो मिलते हैं, यानी H2 के फॉर्म में। ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन केवल ये O मिलता है नहीं, हमारे पास में 2 एटम मिलते हैं ऑक्सीजन के, तब वो O2 के फॉर्म में मिलती है। इसी तरीके से मैंने आपको यहां पे बताए, नियॉन आपकी अक्रिय गैस होती है, आपका ऑर्गन जो है ये आपके मोनो एटॉमिक है, यानी अकेले मिल सकते हैं। पी की बात करेंगे, टेट्रा एटॉमिक है जो कि P4 के रूप में मिलता है, सल्फर S8 के रूप में मिलता है। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक होगा या में सबसे ज्यादा एटॉम जो होंगे वो किस में होंगे, वो सल्फर में होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है। गैसीय विनिमय का मतलब क्या है कि गैसियस का एक्सचेंज हो रहा है। गैसीय विनिमय का मतलब गैस का एक्सचेंज हो रहा है। मैं अपनी बात करूं या आप लोगों की भी बात करूं, तो आप सांस का इनहेल करते हो, आप क्या कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, इनहेल के बाद में एक्सहेल कर रहे हो। क्या इनहेल और एक्सहेल में गैसियस एक्सचेंज हुआ, हुआ भाई। इनहेल करने पर मैंने वातावरण से सारी गैसेस ली, जैसे ही सारी गैसेस ली तो यहां पर मेरे पास में एल्वियोली थी, एल्वियोली से ऑक्सीजन फिल्टर होके ब्लड में मिक्स हो गई। मिक्स होने के बाद में वो जाती है कहां पर, हमारी सेल के पास में। सेल के पास में जाने के बाद में क्या होगा, सेल के पास में होता है सेलुलर रेस्पायरेशन। और सेलुलर रेस्पायरेशन किसके पास में होगा, वो होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाया, पावर हाउस कहलाया। वहां पर हमें एनर्जी मिलती है एटीपी के फॉर्म में, वेस्टेज के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को, बाकी की और अदर ऑक्सीजन को, सारी चीजें गैसेस कहां आती हैं, हमारे लंग्स के पास में एल्वियोली तक पहुंचती हैं। एल्वियोली से वो सारी चीजें फिर से फिल्टर होकर बाहर निकल जाती हैं। तो यहां पर क्या होगा, गैस का एक्सचेंज हमने किया, यानी हमने यहां पर गैस का एक्सचेंज तो कर लिया। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है पौधे के लिए, पौधे में भी तो ऐसा कुछ होगा जहां पर गैस का एक्सचेंज हो रहा होगा, जहां पर रेस्पायरेशन हो रहा होगा। तो याद रखना कि अगर ये पौधे की पत्ती है तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो इनमें होते हैं छोटे छोटे छिद्र, और इन्हीं छिद्रों को कहा जाता है स्टोमेटा। क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। और इस स्टोमेटा में होती है क्या, इस स्टोमेटा की जब वजह से ही हो पाती है फोटोसिंथेसिस। क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। और पेड़ के अंदर रेस्पायरेशन की प्रोसेस, इस दोनों की वजह क्या है, इन दोनों की वजह ही स्टोमेटा है। फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात करूं तो हम एब्जॉर्ब, पत्तियां एब्जॉर्ब क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, रिलीज क्या करती हैं, ऑक्सीजन को। इसी तरीके से रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन जो होती है वो एब्जॉर्ब की जाती है और रिलीज क्या की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखना जब फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, उसी टाइम पे ऑक्सीजन बाहर निकलती है। हम कहते हैं ना पेड़ ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। याद रखना वो केवल फोटोसिंथेसिस के टाइम पे लेते हैं, बाकी का सेम रहता है इंसानों की तरह, जैसे हम करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। वो बात अलग है कि हम लेते सारी गैसेस हैं, हमें पढ़ाया ऐसा गया है, लेकिन सारी गैसेस लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन हमारा फिल्टर होकर अंदर हमारी ब्लड तक, सेल तक पहुंचता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग हैं। ठीक है, कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग हैं। तो यहां पे हमसे पूछा जा रहा है, एक होती है सॉफ्ट आयरन कोर, एक होती है कोयल और मैग्नेट। तो मैंने बोला कि मेरे पास में एक क्या थी, आयरन कोर थी, तो ये ले ली मैंने एक आयरन की कोर। आयरन की कोर के साथ में मैंने क्या किया, इस पर कॉयल लगाना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने ये लगा दी कॉयल।
तो यहां पर जब ये चीज हो जाएगी, इसी को कहा गया है क्या, इसी को कहते हैं आर्मेचर। ठीक है। अब अलग क्या है कि अगर मैं इसमें विद्युत प्रवाहित करूंगा, यानी यहां पर मैंने इसको करंट प्रोवाइड किया, तो करंट फ्लो होने पर इस जगह पर क्या बन जाएगी, यानी इस पर मैग्नेट की तरह काम करने लग जाए। लेकिन हमसे पूछा गया आर्मेचर के भाग हैं, क्या इसमें मैग्नेट लगी है? भाई नहीं लगी है। हमारे पास में क्या था, एक आपके लोहे की कोर थी, वहां पर हमने कोयल को, यानी कॉइल को कुंडली रूप में इसमें क्या कर दिया, लपेट दिया। तो इस वजह से इसमें क्या बना, आर्मेचर बना। तो क्या नहीं होगा, मैग्नेट नहीं होगा। तो फर्स्ट और सेकंड में आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहां पर आपका यही पूछा गया था, तो आंसर भी आपको यहां पे मिल चुका है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है कि 3 प्रतिरोध हैं हमारे पास में, R1, R2 और R3। इनको ग्राफ पर दर्शाया गया है, एक I के फॉर्म में, एक B के फॉर्म में। तो ये आपको अगर नहीं दिख रहा होगा, इनविजिबल ना हो, तो मैं बना दूं, एक I है और एक B है, और ये आपका R3 है, ये आपका R1 है और ये आपका R2 है। ठीक है। यहां पर क्या किया गया है कि R1, R2, R3 के बीच में सही संबंध हमें बताना है। तो R1, R2, R3 के बीच में अगर हमें संबंध बताना होगा तो किस तरीके से बताएंगे? अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो हमारे पास में ये होती है आपकी एक्स अक्ष और इसे कहते हैं वाई अक्ष, और यहां पर कोई भी स्लोप अगर बनता है तो इस इक्वेशन को कहते हैं y बराबर एम एक्स। यहां पर m और या y आपकी अक्ष है, x आपकी अक्ष है, m यहां पर जो है, जो जितना स्लोप इसके अंदर पाया जा रहा है। तो आपसे यही क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है। तो हमारे पास में B और I में संबंध होगा, तो संबंध क्या होता है भाई, B बराबर आई आर होता है। और अगर B बराबर आई आर होता है तो यहां पर मैं I की जगह पर अगर मैं लिख दूं 1/RB, क्योंकि मेरे पास में R ही है, तो इसका मतलब क्या है, I जो यहां पर काम कर रहा है वो आपका y की जगह पे काम कर रहा है, B यहां पर काम कर रहा है वो x की जगह पर काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको x अक्ष की जगह पे B लिख रहा हूं और इसको y अक्ष की जगह पे I लिख रहा हूं। इतनी सी बात है। यहां पर अब हमसे पूछा जा रहा है स्लोप के अकॉर्डिंग हमें संबंध बताना है। तो आप ये बताओ, इस ग्राफ में सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? तो याद रखना, सबसे ज्यादा स्लोप अगर किसी का हमें दिख रहा है तो यहां पर R2 में दिख रहा है। किस में दिख रहा है? R2 में दिख रहा है। ठीक है। और इसके अलावा अगला जो स्लोप है वो किस में है भाई? R2 के बाद R1 में है, इसके बाद में R3 में है। तो यही हमारा क्वेश्चन बनेगा और बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। हमसे पूछी गई है रिडॉक्स। आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो रिडॉक्स रिएक्शन में आपने जाना होगा कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो, जिस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिडक्शन कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। हमारे पास में 4 रिएक्शन दी हैं, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो आप सबसे पहले बात करते हैं पहली रिएक्शन की। पहली रिएक्शन में आपने देखा कि Zn यानी जिंक के साथ में, जिंक ऑक्साइड के साथ में हमारे पास में ऑक्सीजन था जिंक के पास, यहां पर इसने कार्बन के साथ में रिएक्शन करी। रिएक्शन करने पर Zn के पास में से जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हट गया। तो ऑक्सीजन हटना रिडक्शन है और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है। तो यहां पर अगर ऑक्सीजन हटा है तो ये कैसी प्रक्रिया है? रिडक्शन प्रक्रिया है। लेकिन यहां पे C था और ये हो गया आपका ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन। तो इस प्रक्रिया में दोनों ही चीजें हो रही हैं। तो पहला जो एग्जांपल है ये आपका रिडॉक्स रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन का हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में आपने क्या देखा, यहां पर ऑक्सीजन जो था, ऑक्सीजन की जगह पे यहां पर Cl2 जुड़ गया है, 9 का 2। देखते हैं, आपका MnO2 है, यानी ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन हटकर यहां पर Cl2 जुड़ गया है। तो इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन का हटना
रिडक्शन है, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन है, लेकिन यहां पर H के साथ में जो Cl जुड़ा था, अब यहां पर ऑक्सीजन जुड़ गया, तो मतलब क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन है। तो इससे ऑक्सीजन हटा है तो रिडक्शन हुआ है, और इससे ऑक्सीजन जुड़ा है इसलिए क्या हुआ है, इसलिए इस जगह पर ऑक्सीडेशन हुआ है। तो आपकी ये रेडॉक्स अभिक्रिया आपकी सेकंड वाली भी है भाई। सेकंड आपने कैसे बता दिया अमित कुमार। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में बताया गया है कि सोडियम को ऑक्सीजन, सोडियम है, सोडियम को यहां पर ऑक्सीजन मिल गया है, तो अगर सोडियम को ऑक्सीजन मिला है तो वो ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर रिडक्शन अभिक्रिया हुई है, तो याद रखना कि ऑक्सीजन अगर जुड़ा है तो किसी ने ऑक्सीजन त्यागा भी होगा, तो इसका मतलब क्या है, रिडक्शन भी अभिक्रिया हुई है। अब बची चौथी, तो मेरे पास में आंसर मिल गया कि इसका आंसर होगा फोर्थ। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा भाई, 3। मैं अमित कुमार मैं इसलिए बता रहा हूं, देखो आप अगर लग रहा है कि आपको मैं गलत देख रहा हूं, ये आपका रेलवे का दिया गया है, ये रेलवे का पेपर में उठा के लेके आऊं, और रेलवे ने यहां पर फोर्थ आंसर दिया है। ठीक है, AgNO3 NaCl AgCl NaNO3, इस वजह से मैंने इसको पहले ही यहां पर प्रूफ के साथ में इसको लगाया है कि आपको रेलवे का जो क्वेश्चन है और रेलवे ने इसमें फोर्थ आंसर दिया है, तो आपका आंसर क्या होगा, फोर्थ ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कहता है, हमसे बोला गया है कि अगर मनुष्य के पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है, होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण के क्रिया के समान है। तो आपने देखा होगा पाइसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन की बात हो रही है, तो हमारा बॉडी का ऐसा ऐसा कौन सा पार्ट है जो यहां पर इमल्सिफिकेशन करता है। सर 3 क्यों नहीं है भाई, यहां पर इस वजह से नहीं है, मैं आपको बताऊं कि सोडियम के साथ में यहां पर ऑक्सीजन अलग था, ठीक है, लेकिन इसमें रिडक्शन, यानी जब मैं आपको एक चीज बता दूं, रेलवे ने इसको, यानी रेलवे ने जो आंसर की दी थी उस आंसर की में बताया था कि यहां पर सोडियम के साथ में ऑक्सीजन तो जुड़ा है, तो इसको तो हमने बोल दिया क्या, इसको तो ऑक्सीडेशन बोल दिया है, लेकिन इसके पास में ऑक्सीजन जो अलग था, यहां से ऑक्सीजन हटा है इसलिए इसको रिडक्शन बोल दिया है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं बताऊं, मेरे अकॉर्डिंग आंसर इसका थर्ड ही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा। लेकिन रेलवे ने जो दिया है वो इस वाले आंसर को गलत, इस वाले को सही बताया, फोर्थ वाला जो है वो इन्होंने गलत बताया। अगर आप मुझसे पूछो तो इसमें केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा है, इस वजह से मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर थर्ड होना चाहिए था। लेकिन यहां पर रेलवे ने अगर फोर्थ दिया है तो हम उसको लेकर ही चलेंगे, क्योंकि रेलवे का ये आंसर आपका रिव्यू के बाद में भी 4 ही आया था। ठीक है, अब आते हैं इस पर। तो जैसे कपड़े पर मान लीजिए कोई भी पदार्थ गंदगी है, मान लीजिए ये पार्ट जो है गंदगी वाला पार्ट है, ठीक है, अब मैंने इस वाले पार्ट पे क्या कर दिया, मैंने साबुन लगा दिया। ठीक, साबुन लगाने पर आपको जानना होगा कि साबुन जो है, सर्प जो है वो इस तरीके से कपड़े में जाता है। कैसे जाता है, अब आप कहोगे ये क्या है भाई, तो इस, हाँ मेरे अकॉर्डिंग भी भाई 3 ही है, मेरे अकॉर्डिंग भी, मैं भाई तुम्हारी तरफ हूं, लेकिन वो रेलवे ने जो दिया है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर बोल रहे हैं कि जो आपका ये वाला पार्ट जो होता है इसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है जो गेंद की तरह हमें दिख रहा है इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक। ठीक, अब इसे गंदगी के पास में साबुन पहुंचता है, तो साबुन पहुंचता है तो यहां पर जो गोल वाला पार्ट है ये हमेशा हाइड्रोफोबिक है, तो ये क्या करेगा, पानी से दूर भागेगा, तो दूर भागने पर आपको इस तरीके से इसका ये बन जाएगा। अब ये चारों तरफ से घेर लिया, तो ऑयल जो आपका गंदगी थी इसको इसने चारों तरफ से अगर घेर लिया है, तो फिर क्या होगा, जब चारों तरफ से घेर लेगा तो यहां पर ये वाला पार्ट अपनी ओर खींचेगा, ये वाला पार्ट अपनी ओर खींचेगा, ये पार्ट अपनी ओर खींचेगा और ऊपर वाला पार्ट अपनी ओर खींचेगा, जिस वजह से गंदगी जो होती है वो खिंच खिंच कर साफ हो जाती है। और इसी पार्ट को हम क्या कह देते हैं, इमल्शन कहते हैं, और यहां पर इस रिएक्शन को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अब बात आ गई इमल्सिफिकेशन की, ऐसा करता कौन है,
हमने खाना खाया, तो खाना खाने पर खाने में होता क्या है, तीन ही चीज होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और आपका प्रोटीन। जब वो आपका पेट से बाहर जाता है, यानी इस पेट से बाहर का मतलब है स्टमक में खाना पहुंचता है, स्टमक के बाद में खाना छोटी आंत में जाएगा। तो छोटी आंत में जो खाना हमारा एसिडिक नेचर का है, वहां पे बाइल जूस आता है। बाइल जूस कहां से निकलता है, लीवर से निकलता है। तो लीवर से जो बाइल जूस निकलता है वो छोटी आंत में पहुंचता है, और आपके जो अणु हैं, जो हमारे पास में फैट है, उस फैट के अणुओं को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है। इसी को हम एमल्सिफिकेशन कहते हैं। और यहां पर क्या होगा, तो यहां पर वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गुलिकाओं, हाँ ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका, कि पित्त रस जो होता है जिसे हम यहां पर, तो पित्त रस जो होगा वो क्या करेगा, वो यहां पर छोटी आंत में जो फैट के अणु हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है, बड़े बड़े अणुओं को। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हमारे पास में एक परिपथ दिया है, इस परिपथ में 40 प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। 40 लिखा हुआ है, 40 नहीं है, ये 4 ओम है। ठीक है, दिए गए परिपथ में 4 ओम के प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच में हमें क्या ज्ञात करना है, हमें विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक, अब यहां पर 5 वोल्ट का करंट जाएगा। किसी भी परिपथ में जब वोल्ट पे करंट जाता है तो विभवांतर हमेशा कहां होता है, दोनों सिरों पर होता है। कहां होगा, दोनों सिरों पर होगा। तो 5 वोल्ट का जो विभवांतर है ना, पोटेंशियल डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंस है जो, वो कहां पर है, वो दोनों सिरों पर है। लेकिन हमसे पूछा कहां का गया है, हमसे पूछा गया है 4 ओम। तो इस वाले पार्ट के बीच में हमें 6 ओम से मतलब ही नहीं है, हमसे 4 ओम के बारे में पूछा गया है। तो 4 ओम का प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच विभवांतर हमें यहां पर ज्ञात करना है। अब आपसे अगर मैं बात करूं तो हमें पहले भाई करंट का पता होना चाहिए, विभवांतर हमें पता है, तो हम करंट पता कर लेते हैं। करंट कितना होगा, बी बराबर आई आर। ठीक है, विभवांतर कितना दिया गया है, 5 वोल्ट दिया गया है। आई हमें निकालना है, आर कितना है, तो भाई हम पहले पूरे का निकाल लेते हैं। तो आर कितना हो गया हमारे पास में, 4 ओम और 6 ओम से आपके श्रेणी क्रम में है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 10 ओम हो जाएगा। और आई बराबर यहां से हमारे पास में क्या आंसर निकल के आया, ये निकल के आया 0.5 एम्पियर। हमारे पास में अब करंट आ चुका है, करंट की वैल्यू आ चुकी है। जब करंट की वैल्यू हमें पता है तो यहां पर ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में रेजिस्टेंस दिए हैं। तो विभवांतर में मान लो 4 ओम पर V1 होगा और 6 ओम पर V2 होगा। V2 से हमें मतलब है नहीं, हमें V1 से मतलब है। तो V1 बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा। ठीक है, तो V1 हमें यहां पर जब निकालना है, विभवांतर निकालना है, तो I हम निकाल चुके हैं जो कि 0.5 होगा। R1 की वैल्यू जो है वो हमारी 4 है। तो ये कितना आ गया, ये 2 आ गया, क्या आया, वोल्ट आया। आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर डी। आया समझ, क्या समझ में नहीं आया अगर मैं बता दूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा हो, विभवांतर की बात करें, तो विभवांतर हमेशा दोनों सिरों पर होता है। कहां होता है, दोनों सिरों पर होगा, दोनों एंड पर होगा। तो यहां पर हमने इस वजह से क्या किया, इसके बीच में करंट को निकाला कि करंट कितना फ्लो हो रहा है भाई इन दोनों में। तो 5 वोल्ट का विभवांतर पर आपका जो करंट है वो 0.5 एम्पियर है। और 0.5 एम्पियर जो अगर है तो हमें निकालना है 4 ओम का। 4 ओम के बीच में विभवांतर कितना लग रहा है, तो 4 ओम का जो विभवांतर है वो हमने इस फॉर्मूले में यूज किया। और इसके बाद में जो करंट निकाला था, करंट की 4 ओम के साथ में मल्टीप्लाई की, तो हमारे पास में जो विभवांतर आया वो 2 वोल्ट आया। तो इसका मतलब बाकी का 3 वोल्ट, हमारे पास टोटल 5 है। अगर 2 वोल्ट इस पर है तो 6 ओम के लिए पूछा जाता तो कितना होता, तो 3 वोल्ट होता। आंसर 6 वोल्ट ओम के लिए क्या होगा, 3 वोल्ट। विभवांतर क्योंकि दोनों का डिफरेंस, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 वोल्ट ही आना चाहिए। अगर इस पर 2 है तो इस पर 3 होगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरोनीकरण होता है। ठीक है, तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, शुष्क बुझा चूना। सबसे पहले मुझे शुष्क बुझा चूना पता होना चाहिए। तो शुष्क बुझा चूना होता है CaOH का होल टू आइज। ठीक है, CaOH का होल टू आइज।
अगर इसका क्लोरिफिकेशन होता है, क्लोरोनीकरण होता है, तो क्या होगा, क्लोरोनिक के साथ में इसकी अभिक्रिया करा देंगे। तो अब मेरे पास में जो बनेगा ना, वो क्या बन जाएगा, CaO, क्या बना, CaO, Cl2 बनता है, और इसके साथ में हमारे पास में क्या निकलेगा, इससे पानी बाहर आ जाता है, तो ये H2O बनेगा। ये CaOCl2 है क्या, इसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना, सॉरी, बुझा चूना नहीं, CaOCl2 को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं इसे, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर जो होगा, इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है, इनमें से क्या है ऐसा जो अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है, यानी असेक्सुअल नहीं है। ठीक है, आप जानते हैं रिप्रोडक्शन होता है सब में, हम लोगों में भी रिप्रोडक्शन होता है। अब इस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस आपको सबको पता होगी कि आपका मानव जो होते हैं, यानी मेल होता है, मेल का स्पर्म, और फीमेल का, आपका फीमेल के साथ में ओवम दोनों मिलते हैं, आपका जाइगोट बनता है और रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन वो रिप्रोडक्शन आपका कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। छत्री सिमुंग, जय हिंद। तो यहाँ पे वो कैसा होता है, जो हम मानवों में होता है उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी हमारे पास में जो रिप्रोडक्शन होगा वो सेक्स के माध्यम से होगा, यानी एक महिला होनी चाहिए और एक पुरुष होना चाहिए। तो यहाँ पर जाइगोट तब बनेगा जब मेल का स्पर्म और जो भी लेडीज होगी या महिला होगी, महिला का ओवम दोनों मिलेंगे, जाइगोट बनेगा, बच्चे तब बनेंगे। लेकिन पूछा जा रहा है कि अलैंगिक प्रजनन क्या है, इनमें से ऐसा कौन सा जो अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। तो आपने देखा होगा कि हमारे पास में भाई हाइड्रा होता है, हम लोग हाइड्रा को जानते हैं, छोटे छोटे कीट जो होते हैं, हाइड्रा हो गया इस, ठीक है, इसके अलावा हो गया स्पायरोगैरा हो गया, इसके अलावा आपका अमीबा हो गया। तो ये पार्ट जो हैं ये क्या करते हैं, ये असेक्सुअल का रिप्रोडक्शन करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि इन्हें किसी दूसरे और दूसरे पर्सन की जरूरत नहीं है। यानी अब ऐसा नहीं होगा कि मेल के लिए फीमेल हो, इसके लिए जरूरत नहीं है, ये खुद ही अकेले में कर लेते हैं। कैसे करते हैं, जब हाइड्रा की मैं बात करूंगा तो हाइड्रा हमेशा क्या करता है, बडिंग के रूप में करता है। हाइड्रा मतलब बडिंग के रूप में करता है, इसके पास में हाइड्रा मतलब इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसकी जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में इसकी कोई कली टूट जाएगी और वो कली टूट कर बच्चा बन जाता है। तो वो क्या हो जाता है, क्या उसे कहते हैं मुकुलन, यानी बडिंग कहते हैं। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं स्पायरोगायरा की, तो स्पायरोगायरा जो होता है ये पानी में होता है। तो पानी का फोर्स लगता है, तो पानी की फोर्स से इसके पार्ट टूट जाते हैं। तो टूट जाना क्या है, टूट जाना आपका विखंडन है। तो विखंडन की वजह से जो दूसरा पार्ट टूटा है ना, छोटा वाला पार्ट, वो पार्ट आपका क्या बन जाएगा, वो पार्ट बच्चा बन जाएगा। मेरे सिलेबस में नहीं है, फिर भी जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। तो भाई नहीं है तो कोई बात नहीं, मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ना मैं तो बस ग्रुप डी के लिए पढ़ा रहा हूँ, अगर ग्रुप डी का एग्जाम आप देना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। जबरदस्ती के लिए भाई सिमू ने बुलाया होगा, मैं तो, मैंने तो बोला नहीं है। चलो, इसके अलावा विभाजन की बात आ रही है, बाइनरी फिशन की बात। तो आपने अमीबा को देखा है, अमीबा जब है वो अलग, यानी उस पर ऐसी फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो अपने आप से अलग हो जाता है, यानी टूट जाता है। तो टूटने पर जो दूसरा पार्ट है ना, वो उसके लिए क्या हो जाता है, एक असेक्सुअल पार्ट की वजह से एक उसका पार्ट जो है वो ठीक है, ठीक है, तो वो बाइनरी फिशन होता है। कौन सा इसका पार्ट नहीं है, तो आपका ग्राफ्टिंग होगा। ग्राफ्टिंग क्या होती है, तो आपने देखा होगा आपका आर्टिफिशियल वेजिटेशन। तो आर्टिफिशियल वेजिटेशन में क्या होता है, किसी प्लांट का तना काट देते हैं और उस तने को दूसरी तने में लगा देते हैं, किसी दूसरे प्लांट में लगा देते हैं, फिर भी वो ग्रो कर जाता है, तो उसे कहा जाता है ग्राफ्टिंग। लेकिन ये नेचुरल नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये आपका आर्टिफिशियल है, तो इसलिए इसका असेक्सुअल का एग्जाम्पल नहीं है। आया समझ। सुबह मेरा ईयर क्या हो गया, कान खराब हो गए सुनते सुनते, मेरी आवाज इतनी खराब लग रही है, क्यों भाई, इतना गंदा बोलता हूँ मैं, ईयर ईयर शुभम भाई, बचा लो इसे।
क्वेश्चन नंबर 14 आता है, किशोरावस्था की बात है। किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। भाई सबको पता है, आपकी जैसी अडल्टहुड वाली जो एज आती है, इसमें हमारी शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो बहुत सारे चेंजेस में हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है। यानी जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर लैंगिक परिपक्वता यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी जो आती है उस मैच्योरिटी से संबंधित है। हमें बस इतना बताना है। कान खराब हो गया क्यों, किस वजह से, ज्यादा सुन लिया किसी को? या तो शुभम की आवाज की वजह से हो रहा है या फिर मैं ही चिल्ला रहा हूं यहाँ पे। इसकी बात करेंगे तो हमारे पास में 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में हमें बताना है कि लड़कियों के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी जो आती है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी का एग्जाम्पल इनमें से केवल लड़कियों के लिए। ए कहता है मुहासे युक्त तेली त्वचा, तो भाई ये केवल लड़कियों के लिए है, ऐसा जरूरी नहीं है। मुहासे भाई लड़कों में भी होते हैं लड़कियों में भी होते हैं। जैसी एज ग्रो कर रही होती है 18 साल 17 साल के आसपास होते हैं, तो वहां पर हम लोगों के, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को मुहासे होते हैं, एक्ने की समस्या होती है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, ये केवल लड़कियों से संबंधित नहीं है। बी क्या कहता है, हेयर ग्रोथ ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बालों का बढ़ना। तो आपको पता है बॉडी पर बहुत सारी जगह पर बाल होते हैं। लड़कों की बात करोगे तो लड़कों के हेयर पे आपको दिख रहा होगा, मेरे भी दाढ़ी है, ठीक है, बॉडी पे कई सारी जगह पे बाल होते हैं। तो क्या केवल लड़कों के पास होते हैं बाल? नहीं भाई, लड़कियों के पास में भी होते हैं। तो यहां पर ये क्या है, ये केवल लड़कियों का पार्ट नहीं है। सी कहता है अवेयरनेस ऑफ देयर अपीयरेंस, यानी उनकी दिखावट के प्रति सचेतता। तो भाई दिखावट के प्रति अट्रैक्शन की अगर बात करूं तो लड़के को लड़की से होगा तो लड़की को भी लड़के से हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, सी वाला पार्ट भी यहाँ पे केवल लड़की के लिए नहीं है। हमसे पूछा गया है केवल लड़कियों के लिए, तो यहाँ पे बोला गया है एनलार्जमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, यानी स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। तो भाई मेमोरी ग्लैंड का बढ़ने से स्तन का बढ़ना हो जाता है, आप सभी जानते हैं, जो कि आपको, जैसे बच्चे जो होते हैं बच्चे को दूध पिलाने के काम आते हैं, तो वो केवल लड़कियों में होता है ना कि लड़कों में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारे मतलब जो भी है, लड़कियों के अंदर स्तन ग्रंथियों में वृद्धि हो जाती है, मेमोरी ग्लैंड जो है, मेमोरी ग्लैंड का विकास होता है, जिसकी वजह से उनके स्तन में दूध आता है, जो कि आपका केवल लड़कियों के अंदर होता है, लड़कों के अंदर नहीं होता। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषक का सूचक है। यानी ऐसा कौन सा जीवाणु है जो ये बताएगा कि भाई इसमें प्रदूषण हो चुका है, यानी स्पॉट पानी जो है वो पॉल्यूटेड है। यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। ई कोलाई, बी है आपका साल्मोनेला टाइफा, सी कहता है आपका माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस, और लास्ट ऑप्शन डी है वो कहता है विब्रियो कोलेरा। तो इन चारों में कौन सा ऑप्शन है? छत्तीस सिमू ने आंसर दिया है सी। तो मैं बता दूं मे बी सी। भाई कॉपी कर रहे हो? याद रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे जल प्रदूषण की बात करे तो यहां पर हमारे शरीर में भी ऐसा एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि जल प्रदूषण करता है, जिसमें आपका एग्जाम्पल है ई कोलाई। तो इसका आंसर भी क्या होगा? ई कोलाई। तो ई कोलाई जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, ई कोलाई क्या आता है, जैसे आपने सुना होगा कि हमारा कभी कभी पेट खराब हो जाता है, तो पेट खराब जो हो रहा है ना वो इस ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से होता है कि हमारे बॉडी में ई कोलाई बैक्टीरिया उस टाइम पे कम हो चुका होता है। अगर ई कोलाई बैक्टीरिया कम हो जाएगा तो वो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता। अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा तो पानी की तरह आपका जो है, मतलब जब हम फ्रेश होने जाते हैं पानी की तरह बाहर जाता है। वो रीजन क्या है? वो ई कोलाई ही है। ई कोलाई की वजह से ऐसा होता है, और यही आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, तो गंदे पानी का भी एब्जॉर्ब ये कर लेता है। इसका मतलब है जल प्रदूषण का ये सूचक है कि अगर ई कोलाई वहां पर है तो इसका मतलब है ये पानी गंदा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि गुर्दे में, यानी किडनी की बात हो रही है, कोई क्यों नहीं सुना भाई? साल्मोनेला टाइफी, भाई ये सब लोग सुने, ये भी बैक्टीरिया हैं। टाइफाइड होता है तो टाइफाइड किसकी वजह से होता है? इस वायरस की वजह से होता है, भाई सब सुने होंगे। अब आते हैं गुर्दे की बात करते हैं, किडनी की बात करते हैं। तो किडनी में हमारे पास में किडनी है, सबके पास में है किडनी। तो गुर्दे में मूत्र के निर्माण में निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में दी गई 3 प्रक्रियाएं शामिल हैं? तो सबको पता है
कि हमारे पास में किडनी पाई जाती हैं, और किडनी जो होती हैं वो दो होती हैं। कैसी होती हैं? किडनी दो होती हैं। तो यहां पर अगर बॉडी में दो किडनी है तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है ब्लड, और ब्लड आता है तो यहां पर यूरेट्रा की वजह से ये ब्लैडर में जमा हो जाता है। और सॉरी, ब्लड जो आता है, ब्लड होता है फिल्टर, और इससे हम वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। वाटर जो होता है वो हमारे यूरेथ्रा, यहाँ पर ब्लैडर जो होता है ब्लैडर में जमा हो जाता है, और ब्लैडर में जमा हो जाने के बाद में इसे यूरेथ्रा के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमारे पास में होती हैं। तो जब किडनी की बात करेंगे तो किडनी क्या कर रहे हैं? तो किडनी जो है यहाँ पर ब्लड का फिल्टर कर रही है। क्या कर रही है? ब्लड में, किडनी में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, तो किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो फिल्टर का काम करते हैं। किसका फिल्टर करेंगे? तो ब्लड का फिल्टर करेंगे। तो ब्लड फिल्ट्रेशन का काम किसका है? ब्लड फिल्ट्रेशन का काम है किडनी का। और इसके अलावा अब इसने ब्लड को फिल्टर कर लिया, तो कुछ ऐसे पदार्थ भी होंगे जिनको क्या करता है? वो हमारी बॉडी के लिए चाहिए, और अगर चाहिए तो उनको एब्जॉर्ब करना, जबकि इसने फिल्टर कर दिया। तो यहां पर क्या होता है? फिर उनका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। अब एब्जॉर्प्शन जो होता है वो दोबारा हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? सेलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन। अब इसके बाद ये सारी प्रोसेस हो जाएगी। इस प्रोसेस के बाद में हम जो है बाद में क्या जाते हैं भाई? एलिमिनेशन करते हैं। एलिमिनेशन का मतलब है कि हम यूरिन बाहर करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर नाइट्रोजीनियस वेस्टेज के रूप में इसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो अब बताओ, पहले ब्लड का फिल्टर होगा, तो ब्लड का फिल्टर कहाँ पे हो रहा है? इसमें हो रहा है और इसमें हो रहा है, तो बी और डी गलत हो गए। फिल्ट्रेशन के बाद में रीअब्जॉर्प्शन होगा, तो यहां पर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, और इस वाले में क्या है? एलिमिनेशन। यानी एलिमिनेशन इसने पहले ही कर दिया, तो बचा क्या हमारे पास में? ऑप्शन नंबर ए बचा। तो पहले फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के बाद में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, फिर एलिमिनेशन यानी निस्पंदन, चयनात्मक पुनः अवशोषण और उन्मूलन। चलो, बात करने की जरूरत है, अब बात कर लेना। क्लास आपकी ओवर हो चुकी है। आपके आज के यानी 17 अगस्त 2022 के सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। सेकंड शिफ्ट के, पहली शिफ्ट हमने पहले कल करा दी थी, दूसरी शिफ्ट जो है वो मैंने आज कराई है। बाकी आपको मैं बता दूं कि जीएस की क्लास जो होगी वो शाम को 5 बजे रहेगी। इसमें भी हम आपको ग्रुप डी से रिलेटेड आपके पीवाईक्यूज हैं उनको कराने वाले हैं। इसके बाद में मेरी क्लास रहेगी शाम को 6 बजे, जिसमें मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैं पीआईक्यू कराऊंगा साइंस के। और आप में 8 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होगी, जो कि यादवेन सर के द्वारा ली जाएगी। तो आपको जियो जियो इसमें आ जाता ना, जीएस में भाई, जियो की बात करेंगे, जीएस हो रहा है, तो जीएस कंप्लीट होगा, जिसमें ज्योग्राफी भी होगी, जिसमें आपकी हिस्ट्री भी होगी, पॉलिटी भी होगी, और उसके अलावा आपकी इकोनॉमिक्स भी होगी, करंट का भी कुछ पार्ट रहेगा वो जीएस में रहेगा। ठीक है, तो ये इसको कराने वाले आपके कौन है? ये हैं आपके ललित सर। बाकी साइंस वाली बात करेंगे तो साइंस को मैं कराने वाला हूं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो रहने वाली है। ये सारी चीजें आपकी मिक्स रहेंगी, क्योंकि जो आपके एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन आते हैं, कोई अलग अलग नहीं आता कि फिजिक्स का पार्ट अलग है, केमिस्ट्री का पार्ट अलग है, बायो का पार्ट अलग है, मिक्स क्वेश्चन रहते हैं। तो मिक्स क्वेश्चन ही यहाँ पर आपके लिए उठा के लेके आए होते हैं, इसलिए मैं पे साइंस जो है वो मिक्स क्वेश्चन के आधार पर हम उस डेट वाइज जो एग्जाम हुआ है उन डेट वाइज एग्जाम के थ्रू यहाँ पर शिफ्ट के थ्रू आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज करा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ये क्लास आपको रोजाना शाम को 6 बजे मिलने वाली है, और इसके अलावा मेरे बाद जो क्लास होने वाली है वो शाम को 8 बजे यादवेन सर की क्लास होने वाली है, जिसमें यादवेन सर आपको मैथ्स के पीवाईक्यूज कराने वाले हैं, यानी ग्रुप डी के एग्जाम में जो पीवाईक्यूज हैं उनको कराने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं शाम को 6 बजे अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद।